बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया के हालात देखें, कोरोना के पेशेंट्स जिस तरीके से आपको अस्पतालों के बाहर सड़कों पर बिलबिलाते हुए और अपनी जानें देते दिखाई देते हैं तो दिल दहल जाता है। ये वो मनाजिर हैं। ऑब्वियसली इंसानियत को अगर हम सामने रखें, चाहे जितना भी आपका बड़े से बड़ा दुश्मन सामने आ जाए, लेकिन जब ये मनाजिर देखते हैं, जिस तरीके से बच्चों की अमवात हो रही हैं, जिस तरीके से बुजुर्गों की अमवात हो रही हैं, खवातीन जो हैं वो अस्पतालों के बाहर हैं, कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर पूरी दुनिया में देखें तो यौमिया 3.25 लाख से जायद केसेस आना, ये कोरोना के पेशेंट्स के लिए के हवाले से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना। आज ही एक खबर हम देख रहे थे और ये इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से मैं यहाँ कोट करती चलूँ कि वो ये कहते हैं कि इंडिया में जितने केसेस या जितनी अमवात अभी बताई जा रही हैं, मामला इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये कहते हैं कि अभी जो इंडियन मीडिया है वो रोज़ाना की 2000 के करीब अमवात रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन माजरा ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जी असल तादाद तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है, और ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे 3 या 3.25 लाख केसेस आ रहे हैं, ये आने वाले कुछ हफ्तों में, उन्होंने कहा है मई के पहले हफ्ते में 5 लाख से ज़ायद केसेस इंडिया में डेली आना शुरू हो जाएंगे, और 6000 से ज़ायद अमवात का खदशा एक दिन में जाहिर किया है। इंटरनेशनल मीडिया ये बातें कर रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर हमने एहतियात नहीं की, SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो जो इंडिया के हालात हैं वो चंद हफ्तों में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हो सकते हैं। पाकिस्तान ने आज सरकारी सतह पर भी ताउन की पेशकश की है भारत को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वेंटिलेटर्स और डिजिटल एक्सरे मशीन्स वगैरह जो हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो मनाजिर हैं कि लोगों को ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, ना वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं, ना अस्पतालों में जगह है, सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे हैं, ज़मीन जो है वो कहीं पर उनको दफनाने के लिए नहीं मिल रही है, शमशान घाटों में कहते हैं कि जी जगह नहीं है, लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, और इज्तमाई तौर पर लोगों को जो है वो सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। ये बुरे मनाजिर हैं, ये जो आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो पाकिस्तान में आज हमने डिसाइड किया है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हेल्थ जो है, सेहत जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो हर सूबे पर आज हम नज़र दौड़ाएंगे और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो हमें बताएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम में तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मौजूद हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। और लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये बताना चाहती हूँ कि सिंध हुकूमत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी टीम ने बहुत राब्ते किए, क्योंकि अगर ये तीनों सूबे यहाँ आज प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, तो सिंध से भी हमने बहुत ज़्यादा राब्ता किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और सिंध हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया। तो आप कोरोना को लेकर उनकी संजीदगी का अंदाज़ा तो इसी एक बात से लगा सकते हैं। बहरहाल मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, और आप तीनों से पहले तो बुनियादी मेरा एक ही सवाल होगा कि अगर हम पिछले बरस देखें इसी महीने में, तो एक साल के अंदर क्या फ़र्क आया है। अगर 2020 में बैठ के जब हम सेकेंड वेव की बात करते थे तो कहा जाता था बहुत ज़्यादा केसेस हैं, फिर दरमियान में मामला रुक गया, लोगों को लगा कि कोरोना ख़त्म होने की तरफ चला गया है, और अब फिर से ये जो थर्ड वेव है ये मज़ीद ख़तरनाक, मज़ीद डेडली जो है वो बन के हमारे सामने आ रही है। तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगी आज की सूरत हाल का पिछले साल से? बिल्कुल आप सही कर रही हैं सादिया, के पिछले साल के मुकाबले में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और नेचुरली ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ने हमारा बड़ा साथ दिया। हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आपको पता है कि अपने हॉस्पिटल्स की भी एक्सपेंशन करी, वेंटिलेटर्स भी, जो मेरे पास इस वक्त नंबर आ रहे हैं 250 वेंटिलेटर्स तो हमने नए लगाए इस दौरानिया के अंदर। पिछले साल और इस साल के दौरान में 250 नए वेंटिलेटर्स हमने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर लगाए। नंबर ऑफ़ HDU बेड्स जो हैं वो हमने, मेरे पास नंबर इस वक्त आपके मैं बताने लगी हूँ, उसमें
पंजाब में हमने 92% AHUs के नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए, यानी हमारे पास सिर्फ अगर लाहौर की मैं बात करूं तो हमारे पास 600 से ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के बेड्स हैं। इसी तरह हम लोगों ने 64% वेंटिलेटर्स इंक्रीज़ किए। उसके बाद इसके अलावा हमने सारे हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर कोविड वार्ड्स जो हैं वो बनाए हुए। एक हमारे पास पूरा इस वक्त 350 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल भी मुकम्मल तौर पे तैयार है एक्सपो सेंटर के अंदर, जो हम इस्तेमाल जिस वक्त भी हमें ज़रूरत पड़ी ऑफ एन ओवरफ्लो वी कैन यूज़ इट विद प्रॉपर ऑक्सीजनिटी। ये हमने काम ज़रूर किए हैं। एक लैब था हमारे पास BSL का, हमने 22 लैब तैयार कर ली हैं। इस वक्त हमारे पास पहले कैपेसिटी 500 टेस्टों की थी, अब माशाल्लाह हम कुल 25,000 के करीब हम टेस्ट रोज़ाना के कर सकते हैं। तो मुसलसल एक काम किया था कि हम एक्सपेंशन करते रहे, और फिर अब जो इकदाम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि नेचुरली इस वक्त पंजाब के अंदर तो आपको पता है इन्फेक्टिविटी रेट बहुत बढ़ गया है। इस वक्त एवरेज जो है दैट इज़ 12% इन पंजाब, और अगर मैं आपके सामने इस वक्त रखूँ तो लाहौर के अंदर आज तो बढ़ के वो 22-23% पे चला गया। जो हमारे पास 3 डेज का एवरेज था वो था 19% लाहौर, रहीम यार खान 18%, 16% फैसलाबाद, यानी तकरीबन हर ज़िले के अंदर रेट्स बढ़े हैं हमारे। और फिर सबसे बड़ी बात है स्मार्ट लॉकडाउन्स भी हमने इस वक्त कोई 33,000 लोग जो हैं दे आर बिहाइंड स्मार्ट लॉकडाउन। ये सारा दिस एक्चुअली शोज दैट्स अ मार्क्ड इंक्रीज। हमें ये इस वक्त ज़रूर ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर हम तादाद किसी तरह प्लेटो ना की, यानी हमें प्लेटो अगर हम कर जाएं ना कि जितने मरीज आ रहे हैं अस्पतालों में उतने मरीज सेहत याब होकर घर जाएं, तो वी विल बी प्लेटोइंग। वो अभी हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोग SOPs पे नहीं इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो अब कुछ सख्ती की गई है, यानी उम्मीद है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर पिछले बरस से इसको हम कंपेयर करते हैं तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा नंबर है, ऑब्वियसली केसेस बढ़ गए हैं। तैमूर झगड़ा साहब, आप कैसे देखेंगे KPK की सूरत हाल को, अगर हम मवाजना करते हैं कि पिछले बरस अगर इसी महीने हम बैठ के बात कर रहे थे तो तब क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है, और आप भी यही समझते हैं कि इसकी सिर्फ और सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि लोगों ने बहुत इसको आसान लिया है और बहुत इसको इस मसले को संजीदगी का मुजाहरा इस हवाले से नहीं किया? जी, मेरे ख्याल में सादिया, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। एरिया भी कनेक्टेड है, ख़ास तौर पे जो GT रोड पे, और जब एक बार ये वायरस जो है वो फैल जाता है, चूँकि हमारी जो अपनी पॉपुलेशन है, जो हमारी अपनी आबादी है, वो चूँकि मोबाइल है, बहुत लेबर मोबिलिटी उसकी ज़्यादा है, वो काम करने के लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाती है। तो जैसे पंजाब में सिचुएशन है, हमारे जितने भी पॉपुलेटेड अजला हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी जो है या केसेस की शरह वो ज़्यादा हो गई है। फ़र्क क्या है? पहले तो ये जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कहा, ख्याल में हमारी हेल्थ सिस्टम की तैयारी तो 1 साल पहले से बहुत बेहतर है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दूसरी वेव आई थी नवंबर में, उसमें जितने पेशेंट HDU पे थे उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा पेशेंट अभी हैं और सिस्टम मैनेज कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। इसी तरह अगर आप पहली वेव को देखें तो बिल्कुल जो सिस्टम टिपिंग पॉइंट पे था उससे 3.5 गुना ज़्यादा पेशेंट हैं ICU में, HDU में, लो फ्लो ऑक्सीजन पे, और तकरीबन सारे जो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं वो क्रिटिकल है। हमारे तकरीबन 1980 पेशेंट कल रात जो है वो बड़े हॉस्पिटल्स में थे जी, और सिस्टम मैनेज कर रहा है। चैलेंज क्या है? एक तो जैसे डॉक्टर यास्मीन ने भी कहा, चैलेंज है SOPs का, और ये एक हद तक नेचुरल भी है। लोग आदी हो जाते हैं, जैसे हमने वायरस को ट्रीट करना बेहतर सीखा, ऐसे लोग रहना भी साथ शुरू कर गए। लेकिन जब उसमें फिर एक क्रिटिकल चेंज आता है, एक तब्दीली आती है, एक चैलेंज आता है, तो लोगों का बिहेवियर, उनका रवैया चेंज करना, तब्दील करना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहली बार अभी लग रहा है कि ये जो इंडिया से तस्वीरें आ रही है उसके बाद लोगों में थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ गई है। और दूसरा चैलेंज क्या है? बाकी सब कुछ छोड़े,
जो असली चैलेंज है वो है हॉस्पिटल कैपेसिटी का, जी जी, और फिलहाल बेड्स का या स्टाफ का भी चैलेंज नहीं है। जो एक्चुअल चैलेंज है वो यही है जो इंडिया में हम देख रहे हैं कि हमारी तकरीबन 85-90% जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, इतनी हमने बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा दी, लेकिन अभी जितनी भी ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो यूज हो रही है, बल्कि उसको इस्तेमाल करने के लिए भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सिस्टम में गलती की गुंजाइश, ऑब्वियसली ये बुनियादी चीजें आप एक तो ओवरऑल अगर हम अपने हेल्थ सेक्टर को देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर बहुत बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, जिसमें लेकिन आपने कहा कि बेड्स का भी इतना मसला नहीं है, स्टाफ का भी इतना मसला नहीं है, ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो आड़े आ सकती है। अब भी ये आज ही आने से पहले ये ज़रा ऑक्सीजन के हवाले से ही बात कर लें कि जो पाकिस्तान में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस हवाले से ख़तरे की घंटी खुद बजा दी है। पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के मुताबिक मुल्क में 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि हस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करती हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, यानी 100% पैदावार जो हम दे सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो फिर हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये वो कंपनीज हैं जो अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करती हैं, उनकी तरफ से बयान आया है। लियाकत शहबानी साहब, बलूचिस्तान के हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है आपसे जब आखिरी दफ़ा भी बात हुई थी तो आपने अस्पतालों के हवाले से और ऑब्वियसली जो वहाँ पर कमियाँ हैं, चाहे वो बेड्स की हैं, स्टाफ की हैं या अदरवाइज़, आपने उनका जिक्र किया था। लेकिन अब जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अब किस तरीके से आप इन चीज़ों से लड़ाई कर रहे हैं? कोरोना के साथ साथ अपने रिसोर्सेज कम होने पर किस तरीके से फाइट कर रहे हैं इस चीज़ को? जी सादिया, रिसोर्सेज की कमी के साथ भी हमारा मुकाबला है, और जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं उसको भी हम कर रहे हैं, और साथ साथ आवाम की जो खैर संजीदगी है उससे भी मुकाबला है। वैसे तो हमने पिछले साल के मुकाबले में 120 नए वेंटिलेटर्स हमने अपने हॉस्पिटल्स के सिस्टम में इजाफा किया है। इस वक्त 57 हॉस्पिटल्स बलूचिस्तान में पार्शली एंड फुली डेडिकेटेड हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। 1103 बेड्स इस वक्त तक ऐसे हैं जो कोविड पेशेंट्स को वहाँ पे हम ट्रीटमेंट फराहम कर सकते हैं, जिनमें 827 पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 2148 बेडेड 96 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, और 8000 अफराद के लिए 68 क्वारंटाइन सेंटर्स मौजूद हैं। 802 डेडिकेटेड डॉक्टर्स जो है वो अम्मा वक्त जो है पेशेंट्स को सर्व करने के लिए तैयार हैं। 2637 हमारे पैरामेडिक स्टाफ है और 347 नर्सिंग स्टाफ, ये इस वक्त अम्मा वक्त तैयार हैं। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में कोई हंगामी सूरत-ए-हाल नहीं। टोटल 26 पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं, और वो भी बाईपैप सीपैप ऑक्सीजन पे हैं, वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट नहीं। इशू ये है कि ठीक है, चूंकि कोविड जो है ये फर्स्ट मरहले में ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर अवाम ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया तो फिर ये प्रिवेंटेबल डेथ बन जाती है। यहाँ पे जो है लोगों को डेथ से बचाने के लिए आपको उनको ट्रीट करना होगा, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा कि जब आपके पास उस स्केल पे फैसिलिटीज मौजूद हो कि जिस स्केल पे पेशेंट की फ्लो बढ़ती है। तो अगर उस लेवल पे हम पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सके तो प्रिवेंटेबल डेथ जो है कंफर्म डेथ में कन्वर्ट होती है, जो इंडिया में हो रहा है। इंडिया में आज यही हो रहा है। अब इस मरहले पे चूंकि फर्स्ट वेव में आपने पूछा, फर्स्ट वेव में कोरोना से पहले उसका खौफ यहां पहुंच गया था। चाइना के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना में फंस गए थे, एक खौफ था। जो ही ईरान के रास्ते कोरोना यहां पहुंचा तो लोगों ने खुद वो सहम गए थे। हमें खुद लोग कॉल करते थे, सोशल मीडिया पे राब्ते करते थे कि मेरे मोहल्ले में किसी की खांसी हो रही है, उसको चेक किया जाए, मेरे मोहल्ले में जो है किसी को ये मसला हो गया ना, तो लोग खुद इंटरेस्ट ले रहे थे। तो उस मरहले पे लॉकडाउन भी आसान रहा, स्मार्ट लॉकडाउन भी आसान रहा, लोगों को SOPs। हालांकि पिछले आज इस साल आप जो है ऑक्सीजन की शॉर्टेज का जो खतरा है, जो बिगल बज गया है, उसका आप खतरे का घंटी हमें सुना रही है। पिछले साल इन दिनों मास्क और वेंटिलेटर्स और प्रोटेक्टिव गेयर्स वो इसी तरह नायाब हो गए थे। मास्क नहीं मिलता था। ये सर्जिकल मास्क जो आज 5-10 रुपए में है, 50, 100, 200 में नहीं मिलता था। लोग घरों में अपना मास्क बनाना उन्होंने शुरू किया। टिश्यू पेपर के जरिए एक वीडियो वायरल हुआ था, हत्ता कि लोग टिश्यू पेपर बना के उससे मास्क इस्तेमाल करते थे। क्यों? कि वो खुद उनमें खौफ था। हमें यह शुक्र अदा करना ही चाहिए अल्लाह से
कि फर्स्ट सेकंड वेव में हम, लेकिन अब जाहिर है मास्क नहीं पहन रहे, मसला तो सारा यही आ रहा है ना, जिसकी वजह से आपने फौज को भी, वजीर आजम साहब ने फिर फैसला किया कि जी फौज को बुलाया जाए। ऑब्वियसली इसमें भी फिर दो राय हो सकती हैं कि जब सिविल इंतजामिया नाकाम हो गई, जहां पर एक पुलिस एहलकार जाता है तो अवाम नहीं सुनते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, हुकूमत इस्तदा कर करके, मीडिया इस्तदा कर करके थक गया, लोगों के मास्क नहीं होते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाती, लेकिन जब एक फौजी जाएगा और आपको कहेगा मास्क पहन लें तो आप मास्क पहन लेंगे। आई मीन ये भी एक अजीब सी बात है। बट मुझे ये बताएं कि चलें, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस पे जरा थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं कि अभी आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ये कह रहे थे कि बाकी तो तीनों सूबों में और इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी गई है एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए। सिंध ने उन्होंने कहा कि पहले रिक्वेस्ट की और फिर बाद में विड्रॉ कर ली, और अभी कुछ ये कहा जा रहा है कि शायद वो कहते हैं कि इजलास होगा तो उसमें हम फैसला करेंगे और फिर बताएंगे कि हमें फौज की यहाँ पर ज़रूरत है या नहीं। तो क्या वाकई ये मददगार साबित हो पाएगा इस तरीके से? इस पर हमारे तीनों मेहमानों की क्या राय है, उनसे भी जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, एक तो ऑब्वियसली यही सवाल कि फ़ौज की तैनाती के बाद आप वाकई समझती हैं, आप होपफुल हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, एसओपीज़ पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ कल भी वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि ऑक्सीजन की क्योंकि कमी हो रही है, अभी ये जो NCOC का फैसला है 17 मई तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा और उसके बाद रिव्यू एक इजलास होगा NCOC का, तो ये लॉकडाउन का भी इंदिया दिया कल। तो आपको लगता है कि ऐसे कोई हालात पैदा हो सकते हैं? सादिया, सबसे बड़ी बात है कि फौज, देखें, जब भी मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो मेरा ख्याल है फ़ौज का हमारे साथ आके खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे ज़लज़ले का सिस्टम, आपको पता है ज़लज़ला आया था तब भी बहुत बड़ा रोल फ़ौज ने प्ले किया था, सैलाब आए तब भी। ये देखें, इंसानी जान का ज़िया का जो ख़तरा है, दैट इज़ एन इमरजेंसी, और पेंडेमिक है, और बड़े बड़े मुल्कों के अंदर जैसे अमेरिका वगैरह के अंदर, वहाँ भी जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो द आर्मी कम्स इन, और मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है कि आर्मी आई है, बिकॉज इट्स अ वर्किंग फोर्स जो हमारी मदद करती है ऐसे हालात के अंदर। डेफिनेटली देखिए ना, हमारे पास इस वक्त एग्जॉस्शन देखें, साथ ये एडमिशन भी है ना कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी का एडमिशन भी होता है। वजीर आजम साहब के बयानात खुद आए, उन्होंने 1 साल 1.5 साल से वो टाइगर्स फोर्स का 10 लाख जवानों का टाइगर्स फोर्स में शामिल होने का वो जिक्र करते रहे, बट हमें कहीं किसी सूबे में वो टाइगर्स फोर्स नजर नहीं आई। सादिया, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि वॉलंटियर वर्क और जो आपका एम्प्लॉयड वर्क होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। दैट इज़ अ कमिटमेंट, और मेरा ख्याल है कि एट द मोमेंट वी आर डिस्कसिंग कि आर्मी का आना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज जो सिचुएशन है फ्रॉम डे वन, NCOC पे भी हम सारे इकट्ठे बैठ के काम करते हैं, और दिस कोऑर्डिनेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब मकसद आ गया, हाँ, उनके आने से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, आपकी वर्कफोर्स बढ़ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाता है टू हेल्प यू आउट, और एग्जॉस्शन ज़रूर, देखें, साल सवा साल हो गया, हमारी पुलिस वगैरह सब अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, एंड इट्स अ ह्यूज कंट्री। यानी अगर आप सिर्फ पंजाब को देख लें तो ये 13वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का इसकी आबादी के मुताबिक। तो मेरा ख्याल है आर्मी का आना एक अच्छी बात है, वी विल बी मोर कोऑर्डिनेटेड इन आवर एफर्ट्स। SOPs पे देखें, 2 चीज़ें हैं जिस पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करानी है। अगर ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एक SOPs पे, और दूसरा एक वैक्सीनेशन हम करवाएं, अपनी लोगों की मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवाएं। दीज आर द 2 थिंग्स दैट वी नीड टू डू। ट्रीटमेंट की अपनी, वो तो ट्रीटमेंट आखिरी बात होनी चाहिए ना, हमें प्रिवेंशन पे पहले काम करना चाहिए। अब आ गया ऑक्सीजन का मसला, वी आर टेकिंग ऑल स्टेप्स। देखिए, ऑक्सीजन का हमने फ्लैग किया है, शोर मच गया है। हम लोगों ने जैसे आज के दिन में हमने अगले 15 दिनों के लिए सारी इलेक्टिव सर्जरी बंद कर दी है अपने सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, बिकॉज इलेक्टिव सर्जरी कैन वेट, इमरजेंसी सर्जरी कैन नॉट वेट। तो इसलिए इलेक्टिव सर्जरी के अंदर भी आपको पता ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। वी आर वर्किंग ऑन सेविंग मेजर्स ऑल्सो। फिर खास तौर पे मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स, जो लो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड बेड, वो बहुत ज़्यादा बेड्स पड़े हुए हैं इस वक्त भी। डोमेस्टिक यूज
यूज के अंदर कम से कम 10% ऑक्सीजन लोग खरीद के अपने घरों में जाकर सिलेंडर्स रख रहे हैं। मकसद ये है कि एक दफा जब मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत शुरू हो जाए तो मेहरबानी करके उसको अस्पताल में लेके आइए। आज के दिन में सिर्फ लाहौर के अंदर मेरे पास 1163 बेड्स मौजूद हैं। तो आप घर पे क्यों ऑक्सीजन लगा रहे हैं? आप मेहरबानी करके मरीज को अस्पताल में लेके आएंगे, हम उसको उसकी बेस लाइन बन जाएगी, उसका ट्रीटमेंट सही हो जाएगा, उसकी जान बचने के ज्यादा चांसेस हैं। बजाय कि झगड़ा साहब ने भी बात की, कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज जहनों में बैठ चुकी है कि जी अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं तो सिलेंडर्स फिर घर पे रखे हैं, ऑक्सीजन जो है वो घर पे लग रही है। वो यही कहते हैं कि जी अस्पतालों में क्यों जाएं, फिर वहां पे तो गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपको गुंजाइश बताई है, मैं सिर्फ लाहौर की गुंजाइश बता रही हूँ आपको। यानी 1100 ऑक्सीजनेटेड बेड्स मेरे पास खाली पड़े हैं, ओनली 7% ऑक्यूपाइड, और 60 मेरे पास उसमें जो अपना चलिए ये अच्छी बात है कि एक तरीके से वो जो पैनिक ऐसी खबरों से होता है अवाम के अंदर वो भी खत्म हो जाए कि जी गुंजाइश बिल्कुल खत्म होगी। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक हमें जरूर पता है यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद मौजूद हूँ और 2 दिन से हम ये पिम्स की सूरत हाल देख रहे हैं कि वहां पे जरूर बताया जा रहा है कि कोरोना वार्ड में बिल्कुल बेड्स खत्म हो चुके हैं। भारत झगड़ा साहब ये बताइएगा, चलें एक तो कि वहां पे भी फौज के हवाले से क्या मामलात हैं, क्या ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वहां आ गई है, और साथ ही साथ ये वैक्सीन्स को लेकर जो अवाम के खदशात हैं, इस वक्त जितने भी ब्रांड्स हम देख रहे हैं वैक्सीन के, चाहे वो साइनोफार्म है, चाहे वो स्पुतनिक है, चाहे वो कैंसिनो बायो है, क्या स्टेटस क्या है इस वक्त वैक्सीन्स का केपीके में? जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है। अगर हम अपनी सोसाइटी के बिहेवियर को देखें तो आप यही देखते हैं कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो इस टाइप की जो स्ट्रीट में पुलिसिंग करनी होती है, और हमने एक सिंपल चीज़ को इन्फोर्स करना है, SOPs को, मास्क के पहनने को ख़ास तौर पे। तो वो जो थोड़ी सी फ़ौज की प्रेजेंस है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। शायद कोई पुलिस वाला मुझे देख के अगर मैंने मास्क ना पहना हो, मुझे पहचान के कहेगा मिनिस्टर साहब है, चले रहने दें। आपको पता है कि जब वहाँ पे फ़ौज का कोई होता है, वो ना हमें जानते हैं ना उनको परवाह होती है। तो जैसे डॉक्टर यास्मीन ने कहा, इमरजेंसीज में फ़ौज इस्तेमाल होती है। हम इस इमरजेंसी में कर क्या रहे हैं? हम अपनी कैपेसिटी को बचा रहे हैं। और डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि बेड्स बहुत हैं, बेड्स तो हैं। इशू ये होता है जब आपकी कैपेसिटी इतने हाई लेवल पे चल रही होती है तो एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। हम हर रोज़ हमारे जो सारे बड़े हॉस्पिटल हैं 9 बजे ऑन द क्लॉक मैं उनके साथ एक मीटिंग चेयर करता हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन का स्टेटस, ऑक्सीजन के सप्लाई के इश्यूज़, कोई और ऑपरेशनल इश्यूज़ देखने के लिए, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो हम वक्त से पहले उसे सॉल्व कर सकें। फिर दूसरी बात जो आपने वैक्सीन की सादिया, उसमें यह है कि देखिए वैक्सीन हम उसी स्पीड से कर सकते हैं जिससे वो आए, और इंशाल्लाह आई थिंक अभी आज या कल 5 लाख डोजेस जो हैं वो और आए हैं, और अप्रैल में, मई में और आज आई थिंक आज ही शाम में मैं खबर पढ़ रही थी कि पहुंच गई है, बट अभी शॉर्टेज है, वहां पे भी है, जैसे बाकी जगहों पे हम सुन रहे हैं वहां पे भी शॉर्टेज है इंडिविजुअल जगहों पे। बिकॉज आप देखें अगेन जो लोगों का बिहेवियर है, शुरू में तो तकरीबन बहुत कम परसेंटेज थी लोगों की जो वैक्सीन लगाना चाहती थी। अब लोगों ने एक दूसरे को देख के आहिस्ता आहिस्ता वो परसेंटेज बढ़ रही है। जैसे ही वो बढ़ रही है, कहीं कहीं जो प्रेफर्ड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे कोई ना कोई चला जाता है और वो शॉर्टेज आती है। लेकिन वो शॉर्टेज पाकिस्तान में नहीं है, वो शॉर्टेज जो है वो सारी दुनिया में है। हमने तकरीबन कुछ दिन पहले फैसला कर लिया है कि एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हम कोशिश करेंगे कि मजीद वैक्सीन मंगवाएं। इसमें पैसों का इशू नहीं था अभी तक, जो इशू था और शायद अभी तक भी वो हो, वो ये है कि ग्लोबल मार्केट में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी तो हम इंपोर्ट जो है वो कर सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वैक्सीन के 2 फेजेस होंगे। पहले फेज में जैसे अभी अंडर 50 के लिए, 50+ के लिए खुल गया और आगे रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी, वो लोग जो खुद ब खुद वैक्सीनेट होना चाहते हैं वो आएंगे। मेरे हिसाब में हमारी सारी आबादी में वो शायद तकरीबन 10 मिलियन 15 मिलियन हो,
उसके बाद हमें दूसरे फेज में उन लोगों के पास जाना होगा जो कि शायद वैक्सीन लगाने पे तो उनको कोई एतराज ना हो, लेकिन वो खुद से हॉस्पिटल नहीं आएंगे। हमारा जो क्रिटिकल मास वैक्सीनेशन का होगा वो उसी वक्त पूरा होगा। हम अपनी वैक्सीन स्ट्रैटेजी को भी इसी तरह हर रोज रिव्यू कर रहे हैं ताकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के मुताबिक उसको इंप्लीमेंट कर सके। सही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये कोरोना का आगाज़ हुआ, जो जैसे अभी लियाकत शहवानी साहब भी कह रहे थे कि उस वक्त क्योंकि आप दुनिया में देख रहे थे तो एक खौफ था जब पाकिस्तान में पहुंचा कि जी वायरस यहाँ भी आ गया है तो ये हकीकत हो सकती है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उस पर आमादगी का इजहार किया, मानते ही नहीं थे। अभी भी बहुत सारे लोग आप बाजार में या किसी से पूछें तो वो कहते हैं क्या कोरोना शरोना जी, कुछ नहीं है, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है, ये ऐसी हुकूमत ने बनाई हुई है एक चीज़। दूसरी तरफ ये वैक्सीन का मामला है लियाकत शहवानी साहब, तो पे भी अवाम ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी राय क्या देते हैं कि जी नहीं वैक्सीन जो हैं वो सही नहीं हो सकती, और वैक्सीन कौन सी सही हैं वो एक अलग बहस है। आप किसी से सुनेंगे वो कहेंगे नहीं जी रशियन वाली बड़ी ज़बरदस्त है जो नहीं आई है वैक्सीन, और जो साइनोफार्म है वो तो ऐसी है जी चाइनीज़ है। सो ये भी बड़ी बहस है कि कौन सी लगवानी है। अजीबो गरीब लोगों के ना इस वक्त एक माइंडसेट बन चुका है इन चीज़ों को लेकर। बलूचिस्तान में लियाकत साहब क्या सूरत हाल है वैक्सीनेशन की? जी, 3 किस्म के लोग हैं। एक वो है न कोरोना को मानते हैं न उसके वैक्सीन को मानते हैं। दूसरा वो लोग कंपनीज को डिस्कस करते हैं जिन्होंने लगाना हो। और तीसरा वो किस्म है कि जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बैकग्राउंड में इसे एक बैनुल-अक़वामी कॉन्स्पिरेसी के साथ देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि शायद ये एक किस्म का चिप है जिससे वो जो है मॉनिटर होगा, रेगुलेट होगा। मजमूई तौर पे अभी भी वो पता नहीं वो क्या वैक्सीन के नाम पे क्या लगा दें। और एक और वो भी कैटेगरी है जो समझते हैं कि यहाँ वैक्सीन लगेगी और अगले ही लम्हे जो है वो कोरोना फ्री हो जाएंगे वो, और उनको जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। क्योंकि ये याद करें वजीर आजम साहब को जब हुआ था तो लोगों ने कहा ये तो 2 दिन पहले अभी इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, इनको कैसे कोरोना हो गया। एक ये कैटेगरी भी है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं, लेकिन संजीदा कैटेगरीज के लोग हमें कम नजर आ रहे हैं। और हमें जो है संजीदा लोगों की इस वक्त इसलिए भी तलाश है कि वो अपना भी ख्याल रख सकें, लोगों का भी और गवर्नमेंट का भी, क्योंकि जो प्रेशर अब बिल्ड होना है वो गवर्नमेंट्स पे होना है। हदीस शरीफ में है कि जब जलजला भी आए कोई शख्स ये देख रहा होता है कि जलजले में वो निकल सकता है तो उसको निकलना चाहिए। और जलजले के बाद लोग बाहर निकलते हैं अपने खूबसूरत महलों में, उस वक्त आप उसको कहें कि वापस जाएं, वो लोग नहीं जाते, वो एक खौफ की वजह से। तो वो खौफ जो है इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। और वो जो आपने सवाल उठाया कि पहले SOPs पे जो अमल दरामद किया वो भी खौफ की वजह से, और अब चूंकि खौफ नहीं रहा तो अभी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पाक आर्मी के थ्रू उस खौफ से जो है हम लोगों को SOPs अमल दरामद पे इसलिए मजबूर है कि कल गवर्नमेंट इतने मजबूर होंगे जैसे इंडिया में हुए हैं, जैसे स्पेन और इटली में हुए हैं। तो उससे कबल यही बेहतर है कि लोग SOPs पे अमल दरामद करें। वैक्सीन का आपने पूछा था, वैक्सीन इस वक्त 36,000 लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है, जिसमें 16,100 जो है हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बाकी जो है 3,000 हमारे 60+ एज ग्रुप के हैं, 38 जो है प्रिजनर्स हैं 60+ के। और तीसरा, चूंकि आप ब्रेक पर चली गई थी, हेल्थ के हवाले से आपने पूछा था, आप सादिया यकीन जानिए कोविड की वजह से बाकी सेक्टर से ज़्यादा इस साल हमारा फोकस हेल्थ पे रहा। अगर आप ये कहें कि ये गुज़िश्ता साल जो है बलूचिस्तान में हेल्थ रिफॉर्म का साल रहा, ये बेजान ना होगा। नए 8 टीचिंग हॉस्पिटल्स हम इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं, 1200 के करीब डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हमने फौरी तौर पे अपॉइंट किए हैं। मज़ीद अभी हम जो है इस एमरजेंसी में और अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। 9 नए PSR लैब्स बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बीइंग इस्टेब्लिश्ड अंडर जो है प्रोसेस है, और 5 हम इस्टेब्लिश जो है क्वेटा में कर चुके हैं। जो हमारी कैपेसिटी है 0 से इस वक्त 2,500 तक हम पहुंचे हैं, लेकिन लोग जो है अपना सैंपल जो है ना देने वो नहीं आ रहे हैं। अब या तो फिर ये किया जाए कि कोरोना के नाम से खौफ तो अपनी जगह, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, या इसका नाम तब्दील करके SARS-21 नाम इसको दे दिया जाए, या SAS SARS साउथ एशियन SARS का नाम इसको दे दिया जाए, ताकि नए नाम के साथ वो जो विजुअल्स इंडिया से आ रहे हैं लोग उसको देखें। और दूसरी बात, पहला जो वेव था, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है, मैं एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सका,
पहले जो है कोरोना जो है वो मगरिब की बारी थी, मुझे लगता है खुदा न ख्वास्ता इस वक्त साउथ एशिया ममालिक की बारी है। दी इकोनॉमिस्ट ने पिछले हफ्ते एक आर्टिकल लिखा, उसमें लिखा है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस कोविड के इस हफ्ते जनूबी एशिया में रिपोर्ट हुए हैं। और ये चूंकि उसकी म्यूटेटेड साख्त है, पहले पिछले साल हम ये दो किस्म के गुफ्तगू यहाँ पे पब्लिक में हो रहे थे। एक ये कि गर्मी के आते साथ साथ कोरोना ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये कि ये जो ब्राउन स्किन है जो हमारे खित्ते के लोग हैं ये उसमें ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ वाइट स्किन के जो लोग हैं उस पर असरअंदाज हो रहा है। इस दफा हुआ ये है कि ये जो ब्राउन स्किन के लोग हैं यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। थ्योरीज मिलेंगी, बहुत मिथ्स हैं। ठीक है, ये जो आप बात करेंगे, तो आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, इस हवाले से हमें मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये भारत वाली जो इंडिया वाली सिचुएशन है उसको पाकिस्तान को वार्न करने के लिए बताया है। अब वज़ीर आज़म खुद भी कह चुके हैं और वो एक्सपर्ट्स भी ये लिख रहे हैं कि जी पाकिस्तान पर भी ये सूरत हाल दस्तक दे सकती है जो कि इंडिया में इस वक्त है। और उसमें एक और चीज़ भी उन्होंने मेंशन की, ये लिखा कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों ममालिक में पहली लहर पर फतह याब होने के शादियाने बजा रहे थे, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि आने वाली सूरत हाल, आने वाले दिन कितने ख़तरनाक होंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहिबा, कल ही मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कुछ बयान आया तो उन्होंने आपका जिक्र खैर भी फरमाया और कहा कि जी पंजाब की वजीर सेहत ने वैक्सीन के हवाले से ये बयान दे दिया था कि लोग अपने रिस्क पर लगाएं और जो भी जिसको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो उन्होंने ये भी ज़रा आपके खाते में डाला, इसका ज़रा बता दीजिए कि आपने कहा क्या था और ये वो क्यों कह रहे हैं कि लोगों को डराने में आपने किरदार अदा किया वैक्सीन से। तभी सादिया, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ उनके बयान से। बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की जाती हैं। आपको पता पिछली दफ़ा एक वो मुसलसल वीडियो चली कि जी ना मैं लगवाऊंगी ना मेरा सेक्रेटरी लगवाएगा ना। अब क्वेश्चन पूछा गया कि वीआईपीज़ पहले अपने आप को लगवाएंगे, तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि ना मैं लगवाऊंगी ना मेरे दोनों सेक्रेटरीज लगवाएंगे जब तक हम बाकी सबको ना लगवा दें। वो बाकी बात तो काट दी, आप मेरी बात समझिए ना, वो वाला हिस्सा चलाते रहे। यू अंडरस्टैंड थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उस वक्त बात ये हो रही थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मैंने कहा सबसे कंसेंट, उनकी कंसेंट लेना कि वैक्सीन लगनी है और सबको दी कंसेंट फॉर्म्स जो उन्होंने साइन किए, उसके ऊपर बात हो रही थी कि हाउ इज द वैक्सीन गोइंग टू बी गिवन, कि भाई कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा। कंसेंट फॉर्म के बाद आप जबरदस्ती समबडी से इसके भाई नहीं लगवाऊंगा मैं, तो आप जबरदस्ती तो पकड़ के लगा सकते ना। दैट इज व्हाट वाज सेड और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करके बिलावल भुट्टो साहब का बात का अफसोस मुझे इसलिए बहुत हुआ कि हर तरीके से हम कोऑपरेट करते हैं सिंध के साथ। जब पहली वैक्सीन की डोनेशन आई तो सबसे बड़ी जो अमाउंट थी वो सिंध को दी गई। मैं उस वक्त एनसीओसी की मीटिंग में बैठी भी थी। आई केप्ट क्वाइट कि मेरा हिस्सा कम दे रहे हैं आप सिंध को ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि सिंध के हालात उस वक्त ख़राब थे ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है आप उनको दे दीजिए ताकि वो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाएं। अभी जितनी वैक्सीन आई है पाकिस्तान के अंदर वो फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। पहले 10 लाख जो आई थी वो बांटी गई इस तरीके से। अब जो 10 लाख और खरीदी, ये खरीदी हुई वैक्सीन है जिसको ये और ये नॉट ओनली दैट 10 लाख और वैक्सीन 28 को आ रही है। अगर इनके पास इस वक्त भी सिंध के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये भी बार बार कहा जाता है कि देखिए जी इन्होंने कुछ किया नहीं है, ये सब के सब जो खैरात में इनको मिली और जो इन्होंने यहाँ और वहाँ दूसरे ममालिक से ली, खुद तो कुछ नहीं किया। ये भी एतराज होता है, खैराती वैक्सीन कहते हैं। अभी मैं आपको यही मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि ये जो अब सारी डोजेज आ रही हैं, द ओल्ड परचेज डोजेज और कंसाइनों का 2.5 लाख डोज पड़ी हुई है इस वक्त कराची वहाँ सिंध वालों के पास, विच हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड।
इस वक्त सबसे बड़ी यूटिलाइजेशन जो है ना वैक्सीन की वो पंजाब में हो रही है। मेरा ख्याल है 13 के 14 लाख टोटल 13 लाख प्लस वैक्सीन लगी है। मेरे पास जो फिगर है आज पंजाब के अंदर हमने जो डोजेस आज मुकम्मल किए हैं वो 9,34,000 लोगों को हम लगा चुके हैं और हमारी कल के दिन में हमने 34,000 लोगों को अपनी वैक्सीन लगाई है। ये सबसे ज्यादा तेज सिस्टम इस वक्त पंजाब में चल रहा है और हम लोगों ने ऑलरेडी हदफ उठाया है कि इंशाल्लाह, क्योंकि अब वैक्सीन मुसलसल दिस नॉट गोइंग टू बी दी सप्लाई इज नॉट गोइंग टू बी ड्राइड अप। मेरे पास इस वक्त 5 लाख वैक्सीन का डोज 2.5 लाख आ गई है, 2.5 लाख और वो भिजवा रहे हैं जो खरीदी हुई डोजेस हैं। तो इंशाल्लाह हमारी और 28 को दोबारा 10 लाख आ रही हैं, अप्रैल के महीने मई के महीने के अंदर दोबारा आ रही हैं। अच्छा, तो दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू ड्राई अप, वो ऑलरेडी कमिटमेंट है। ये तो दो चीज ठीक है झगड़ा साहब, ये जो अभी पहले भी बात हम वैक्सीन पे कर रहे थे। सादिया एक बात जी करने मुकम्मल करने दो। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात करके मुझे अफसोस इस बात पे हुआ है कि हम अपने हमसाया मुल्क के साथ हमारी इतनी दुश्मनी है। वी आर वर्किंग कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इज दिस द टाइम टू प्ले ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल गेम विद अस? आपको हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है और आप पंजाब की आपको इसलिए तकलीफ है कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहाँ हो रही है। हमने तो जब भी आपने अच्छा काम किया सिंध के अंदर उसकी तारीफ ही की। ये कौन सा वक्त है लेकिन आपने कि ये हम बात बताई कि सिंध को सबसे ज्यादा वैक्सीन वहां पे मिली। एनसीओसी की मीटिंग में आप वहां मौजूद भी थी, हालांकि पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है। मेरी तो आज ख्वाहिश थी, मैंने तो आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी कोई आता, लेकिन वो नहीं आए तो अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल तैमूर झगड़ा साहब, ये जो एक एतराज है ये जरा बताइएगा पीटीआई के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि एक तो जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के मामले पर जितना एग्रेसिवली हुकूमत को एक्ट करना चाहिए था वो कहते हैं कि उस तरह से नहीं किया, इसमें बहुत ज़्यादा डिलेज आए। और कैंसिनो बायो के हवाले से भी कि 30,000 के करीब ट्रायल्स जो हैं वो हुए हैं, यहाँ ट्राई की गई है लोगों पे वो वैक्सीन। सो उसका क्या स्टेटस है और वो इतनी कम और इतना लंबा वक्त क्यों उसके लिए दरकार हो रहा है? देखिए, पहली बार लेट्स बी क्लियर, मेरे ख्याल में जितने बेहतरीन तरीके से, और ये मैं बिल्कुल गैर सियासी पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जितने बेहतरीन तरीके से इस मुल्क ने इस क्राइसिस का अभी तक मुकाबला किया है, राइट, बहुत मुश्किल है इससे बेहतर करना, क्योंकि आपके पास जो डुअल चैलेंज था, लिमिटेड हेल्थ सिस्टम के साथ मुकाबला करने का, इकॉनमी को बचाने का, वो बैलेंस आप साल रख चुके हैं और अल्लाह करे कि इस तीसरे वेव से भी ऐसे निकल जाए। तनकीद हर जगह होगी, लीडरशिप दिखाने का मतलब किसी हद तक मुस्बत तनकीद को एक्सेप्ट करना और बाकी तनकीद को इग्नोर करके अपना काम करना। वैक्सीन के बारे में फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी है। कमी क्यों हुई? क्योंकि फिलहाल तो बायर्स मार्केट है नहीं। जो ज़्यादा वैक्सीन आनी थी वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी जो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू आनी थी, लेकिन वो मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही थी। सही। जब इंडिया में क्राइसिस हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया को वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए, राइट। तो आप तो वही वैक्सीन ला सकते जो कि अवेलेबल होगी, और जैसे डॉक्टर यास्मीन ने, वो इंडिया जहां पे ये हालात हैं, जो बाहर तो भिजवाने को तैयार थे लेकिन अपने मुल्क में क्या हो रहा था वो अब हमें पता चल रहा है। और बावजूद इसके, ये देखें कि बावजूद इसके कि इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भी है और 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वो वैक्सीनेट कर चुके, वहाँ पे इतने मुश्किल हालात हैं, वहाँ पे लोगों की अल्लाह मदद करे। लेकिन मतलब ये कि वो तनकीद सिर्फ वैक्सीन तक या हॉस्पिटल बेड्स तक या ऑक्सीजन की कैपेसिटी तक, वो सारी तनकीद जो है वो होती रहेगी। हमें मुश्किल फैसले कंटिन्यूसली लेने, लोगों की जिंदगियों को बचाना है, मईशत को बचाना है और बहुत हद तक ये तनकीद बर्दाश्त करनी है। लेकिन ये जो रवैया है, मैं बिल्कुल डॉक्टर यास्मीन को सपोर्ट करूंगा, जहां पे एक सूबा बार बार जब वो खुद कुछ अच्छा करते हैं तो झंडे लहराने शुरू कर देते हैं, और जब उन्होंने सियासत खेलनी होती है वैक्सीन्स पे, ट्रांसपोर्ट बंद करने पे, प्रोक्योरमेंट पे,
तो वो करने लगते हैं। मेरे ख्याल में एक इमरजेंसी में ये गैर मुनासिब है। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट लिया शहवानी साहब आपसे चाहूंगी, और इससे पहले एक मेरा कमेंट छोटा सा, वो ये कि अब जब एक ज़िमनी इलेक्शन होने लगा है 29 तारीख को कराची में, तो इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि क्या ये मौजू वक्त है। तमाम सियासी जमातें अपने जलसे और अपने विजिट्स वहाँ पर कैंसिल कर चुकी हैं, लेकिन क्या इस टाइम पे आवाम को उस इंतखाब के लिए बाहर निकालना सही होगा या नहीं? लास्ट कमेंट लिया शहवानी साहब आपसे। जी, मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस पे सोचना चाहिए, और कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी अपना दौरा मुलतवी करके संजीदगी का सबूत दिया। हालांकि वो पूरे कोरोना के फेज़ में पीडीएम के जलसों में हमारे गवर्नमेंट के किसी के गुजारिशात को, डॉक्टर्स के गुजारिशात को नहीं माने उन्होंने। इस दफ़ा कम अज़ कम उस लेवल पे एक संजीदगी नज़र आई है, और दीगर लीडरशिप से भी हम यही उम्मीद रखते हैं। नहीं, वो राना सनाउल्लाह साहब कहते थे बहुत खतरनाक है। जब PMLN के जलसे होते हैं, हुकूमत कहती है कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं, और फिर उनका अगला बयान ये भी आया था कि हमारे जलसों से कोरोना भाग जाता है, खत्म हो जाता है। जी, लेकिन वो उस कोरोना से बड़े मुतमईन होकर वो निकले थे फर्स्ट और सेकंड वेव से। ये जो कोरोना है, इसे जो पीडीएम की क़यादत अगर संजीदा ले रहे हैं, तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोरोना कितना ख़तरनाक है, कि इतनी जो ख़तरनाक लीडरशिप है उन्होंने भी इसको संजीदा लेना शुरू कर दिया है। तो गुजारिश ये, और आपने जो पहला सवाल सबसे पहले उठाया कि पिछले साल इस वक्त और आज में क्या फ़र्क है पॉजिटिविटी रेट में। पिछले साल कोरोना के पहले महीने में 10 मार्च को हमारा पहला केस रिपोर्ट हुआ था, और तकरीबन सवा महीने में यानी 25 अप्रैल तक 220 केसेस थे। आज जो है ये 2600 केसेस हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो थर्ड वेव है इसकी रफ्तार क्या है, ये कितना लीथल है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है, अचानक सांस बंद होना शुरू हुआ, विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं। पहले वो सिम्प्टोमेटिक जो है ना, उसका ये फायदा था, वो इंडिकेशन है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया, आई हैव टू वाइंड अप हियर। लियाकत शहवानी साहब आपका, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आपका, तैमूर सलीम झगड़ा साहब आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।